एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। हम टॉपिक कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। कल हमने एक वीडियो बनाई है विजयनगर साम्राज्य की, जो लास्ट वीडियो है उसमें 4 वंश में से एक वंश कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? संगम वंश। ठीक है, 3 वंश अभी रहते हैं, उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमारे लेवल के अकॉर्डिंग जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला है, विजयनगर साम्राज्य का आधुनिक नाम हम्पी और कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या थे, जो फेमस रूलर थे कि उनके काल में कौन से विदेशी यात्री आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, नाम क्या था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कि देवराय प्रथम के काल में कौन आ रहा है, देवराय द्वितीय के काल में कौन आ रहा है, मल्लिकार्जुन के काल में कौन आ रहा है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आपका विरूपाक्ष। उसके बाद हमारे 3 वंश बच जाते हैं। आप जिसने ये वीडियो नहीं देखी है लास्ट वाली, पहले वो देखिए, जब टॉपिक समझ आएगा उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। ये हमारा सेकंड पार्ट है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साउथ हिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। विजयनगर साम्राज्य में क्या होता है कि कोई भी एग्जाम है क्वेश्चन उठा ही लिया जाते हैं, और हमारे पीजीटी में तो इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, अब हमने एक वंश पढ़ लिया है, अभी हमारे 3 वंश रहते हैं। उसमें सेकंड जो वंश है वो हमारा है सालू वंश। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहला वंश कौन सा है। जो पहला वंश है वो संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा है अराविडू। तो इसकी जो हमने याद की थी फॉर्म, एक तो सस्ता से सस्ता, ठीक है, संगम, सलू, तुलु और ए वाले साउंड है अराविडू। और ऐसे याद कर सकते हो से या फिर ते ए, ऐसे याद करते हो सस तस। ये चीजें कैसे भी आपको याद करनी है, बट हमें रट्टा नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुलू वंश का जो संस्थापक है या फाउंडर है वो है नरसिंह सालू। अब क्या होता है, जैसे जैसे रूलर्स काम कर रहे हैं धीरे धीरे क्या होती है, चीजें पतन की तरफ जाने लगती है, और जो अंतिम रहेगा वो विरूपाक्ष रहेगा। और विरूपाक्ष का जो सामंत होते हैं हमारे, उसमें एक सामंत था, वो था नरसिंह सालू। किसके काल में था ये? विरूपाक्ष। क्या होता है, जब इसको लगता है सिचुएशन खराब होने लगी है विरूपाक्ष की, और अब ये प्रशासन को संभाल नहीं पाता, तो क्या करता है, ये उसके शासन को उखाड़ देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो क्या था, नरसिंह सालू के जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन रहेगा? नरसिंह सालू। तो क्वेश्चन बनेगा कि सुलू वंश का संस्थापक या फाउंडर कौन है? तो नरसिंह सालू। ठीक है, सुलू भी आ सकता है, सालू ये इनका सरनेम था, ये इनका वंश था, गोत्र नेम था, और उसी के नाम पर इन्होंने क्या रख दिया, उसी के नाम पे अपने पूरे के पूरे राज्य का या वंश का नाम रख दिया। जो इनकी नई डायनेस्टी बनाई वो कौन सी थी? सालू वंश या सुलू डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद इसका टाइमिंग है 1485 से 1505 तक का इसका टाइमिंग है। इनकी डेट वाला टाइमिंग बिल्कुल याद रखना होता हमें, वो तो 1336, संगम वंश 1336 से 1485, ये 1485 से 1505। ठीक है, उसके बाद नरसिंह सालू गद्दी पर बैठता है और इसको प्रथम बलापहार कहा जाता है। इसका मतलब होता है अपने बल पर गद्दी प्राप्त करना। क्यों? इसके पूर्वजों से तो नहीं थी, इसको विरासत में नहीं मिली। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि विजयनगर साम्राज्य में प्रथम बलापहार किसे कहा गया? प्रथम बल के प्रहार पर गद्दी प्राप्त करना बलापहार। ठीक है, तो पावर से जो गद्दी प्राप्त की है वो किसने? नरसिंह सालू। ठीक है, क्या नाम है? नरसिंह सालू। तो इसको प्रथम बलापहार कहा गया। उसके बाद जब गद्दी पर बैठता है, ये घोड़ों को आयात करता है। भारत में जो घोड़ों का बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। ठीक है, जो घोड़े थे वो आयात हुआ करते थे, और कहाँ से? अरब से। तो सबसे पहले जो घोड़ों का जो व्यापार कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ फोर्सेस, तो वो कर रहा है नरसिंह सालू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो एक पुत्र था, पुत्र का नाम था इम्माड़ी नरसिंह। इनके नाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जो नरसिंह है कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, ये सिर्फ नरसिंह है। सालों से नाम याद आ ही जाता है हमें, सुलू वंश का संस्थापक। बट नरसिंह तो ये भी है इसका बेटा, बट ये इम्माड़ी नरसिंह है। और ये इम्माड़ी नाम हमने कहाँ पढ़ा है?
इमाड़ी नाम हमने देवराय द्वितीय की उपाधि में पढ़ा, ठीक है। इमाड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, तो वो देवराय द्वितीय है। तो इसने अपने बेटे का नाम रखा महान नरसिंह, मतलब इमाड़ी नरसिंह। तो ये अपने बेटे का नाम इमाड़ी नरसिंह रखता है कि, और उसके बाद ये छोटा था, ठीक है। इसी को गद्दी पर भी मेरे मरने के बाद मेरा बेटा इमाड़ी नरसिंह गद्दी पर बैठेगा और उसका जो संरक्षक है, प्रोटेक्शन करेगा, उसकी जो कार्य करेगा वो नरसा नायक करेगा, क्योंकि ये छोटा है, कोई भी डिसीजन करना, कोई भी काम करना अभी इसके बस की नहीं है। तो उसका जो सारा का सारा सिस्टम है वो नरसा नायक के हाथ में दे दिया जाता है, जैसे मंत्री वगैरह होते हैं या कुछ भी होते हैं, ठीक है। तो नरसा नायक के हाथ में दे देता और इसकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद क्या होता है, नरसा नायक अब अपनी ही चलाने लगता है और अपने हिसाब से ही प्रशासन को संभालता है। बट जब ये बड़ा हो जाता है इमाड़ी नरसिंह, इसको ये चीज पसंद नहीं आती और ये बोलता है कि अब चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस बात पे नरसा नायक गुस्सा हो जाता है और इमाड़ी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। डिनेटेड उसको नजरबंद कर दिया जाता है कि अब ऐसा है तो ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप अब यहाँ बैठा रहे। उसके बाद क्या होता है, और प्रशासन को फिर वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है। इसने तो सिर्फ इसको किले में बंद किया कि कोई बात नहीं भाई, राजा ने इसको बोला था कि तू इसका संरक्षक है, इसका ख्याल रख, कोई ज्यादा बकबक कर रहा तो कोई नहीं, इसको कैद में बंद कर देता हूं। उसके बाद अब नरसा नायक तो गद्दी पर अपना शासन संभाल रहा है। उसका बेटा कौन है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जब गद्दी पर बैठेगा वो क्या करता है, इसको मार देता है, इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठेगा और अपना नया वंश, क्योंकि नरसा नायक दूसरे वंश का है, नरसिंह सालू का पुत्र तो इमाड़ी नरसिंह है, बट इसका संरक्षक नरसा नायक है। अब ये इनका कोई पोता नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो इस वंश को थोड़ी ना आगे बढ़ाएगा। ये इसका जो पुत्र है वीर नरसिंह, ये इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके और अपना नया वंश बनाता है, जिसका नाम था तुलु वंश, ठीक है। समझ आ गया कि ये जो है इमाड़ी नरसिंह, ये यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कहने लगा कि मेरे फादर ने मुझे गद्दी दी है, तुझे सिर्फ इतना ही काम बोला था कि तू मेरी हेल्प करना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने डिसीजन खुद कर सकता हूँ। बट इसको क्या था, इसको तो अपना प्रशासन संभालने में अपना अच्छा आनंद आने लगा था, इसको तो अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाने में आनंद आने लगा था, तो ये अब इसकी क्यों चलाएगा, तो इसको पेनुकोंडा के जिले में कैद कर देता, सॉरी किले में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेनुकोंडा के किले में कौन से शासक को कैद किया गया, तो वो कौन था, इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह किसका पुत्र था, नरसिंह सालू का। घोड़ों का आयात कौन किया करता था, वो था आपका नरसिंह सालू, या फिर प्रथम बलापार किसको बोला गया, नरसिंह सालू को। ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट एक बार पढ़ोगे बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह इमाड़ी की हत्या कर देता है। नरसा नायक तो फिर भी उसको कोई नहीं, भाई राजा ने इसको प्रोटेक्शन दिया तो हेल्प कर देता हूँ, कोई नहीं इसको कैद कर देता हूँ, मारेंगे नहीं, इसको मारना ठीक नहीं है। बट इमाड़ी नरसिंह तो क्या होता है कि जब तक ये रहेगा ऐसा कांटे की तरह चुभता रहेगा और काम में टांग अड़ाता रहेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इसकी हत्या ही कर देते हैं। तो जो वीर नरसिंह किसका पुत्र था, नरसा नायक का, वो इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है और नया वंश बनाता है तुलु वंश, और इसको बोला जाता है द्वितीय बलापहार, मतलब सेकंड बार फिर बल के आधार पर क्या प्राप्त की, गद्दी। अब याद कैसे रखना, इतना डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा है वीर और यहाँ पे लिखा है नरसिंह। तो जो सुलू है वो पहली बार गद्दी पर बैठा है वो नरसिंह है, और जो मारकर गद्दी पर बैठा, इसने मारा नहीं था किसी को, जो मारकर गद्दी पर बैठा वो वीर बोला गया, और उसको द्वितीय बलापहार, मतलब सेकंड टाइम फिर बल के आधार पर गद्दी प्राप्त की, तो द्वितीय बलापहार। उसके बाद क्या होता है, जब ये गद्दी पर बैठेगा चारों तरफ एक बड़ा ही डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, असंतोष की भावना फैल जाती है कि ये बहुत गलत किया। किसी को अगर आपने युद्ध में हराते या फिर किसी और तरीके से हराते तो कोई बात नहीं, वो राजा गद्दी पर बैठ सकता था, पर किसी की हत्या करके धोखे से गद्दी पर बैठना वो गलत चीज है। और सारे के सारे आसपास के जो बहमनी साम्राज्य वाले लोग हो गए या फिर जो अदर लोग होते हैं, जो शासक उड़ीसा के शासक है, पुर्तगाली शासक है, वो सारे के सारे, क्योंकि इस वक्त पुर्तगालियों की एंट्री हो चुकी थी भारत में 1498 में, आपको पता है। उसके बाद पुर्तगालियों की एंट्री हो चुकी थी भारत में, जो पुर्तगाली भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। किसके खिलाफ हो जाते हैं, वीर नरसिंह के। जैसे तैसे करके 4 वर्षों तक शासन चलाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद इस जो गद्दी पर बैठता है इसका
भाई कृष्णदेवराय जो पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक, एक तो महान होता है, ग्रेट होता है, एक है प्रतापी, ठीक है, मैजेस्टिक रूलर था, जो प्रतापी शासक था, वो किसको बोला गया? कृष्णदेवराय को। जब ये गद्दी पर बैठा उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल खराब थी, विपरीत परिस्थितियां थी। क्यों? क्योंकि इसका जो भाई ने इशू क्रिएट किए हुए थे उनको लेकर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सब सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इनको गद्दी से हटाए। बहमनी वाले सोच रहे थे कि हम क्या करें, हम इस एरिया पर अधिकार करें। पुर्तगाली सोच रहे थे कि हम कर ले। उड़ीसा वाले सोच रहे थे हम कर ले। इसने क्या किया, शांति से पहले गद्दी पर बैठा, धीरे धीरे 1 बाय 1 को पहले उड़ीसा को हराया, उड़ीसा के गजपति को, पुर्तगालियों से संधि की, उसके बाद जो बहमनी वाले शासक को हराया, बीजापुर वाले शासक को हराया, इन सबको हरा के आराम से गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है, इसलिए इसको बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन, स्लू वंश का संस्थापक है आपका नरसिंह सालू। नरसिंह सालू के पुत्र का नाम है इम्माड़ी नरसिंह, और उसके बाद इसका जो संरक्षक है नरसा नायक। नरसिंह नायक के पुत्र का नाम वीर नरसिंह, और वीर नरसिंह किसकी हत्या करता है? इम्माड़ी नरसिंह। या वीर नरसिंह जो फाउंडर है, संस्थापक है, कौन से वंश का है? तुलु वंश का। या फिर द्वितीय बलापार किसको बोला गया? वीर नरसिंह को 4 वर्षों तक शासन करता है, सिचुएशन खराब हो जाती है, इसलिए उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और उसका भाई बैठता है, वो कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक किसको बोला गया है? कृष्णदेवराय को बोला गया है। सिचुएशन को ठीक ठाक करके वो गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद शासन करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं किसको? कृष्णदेवराय को, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हम देखते हैं जो कृष्णदेवराय था, जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो विपरीत परिस्थितियां थी, ठीक है। क्या था? सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब कर रखी थी उसके भाई ने, तो जैसे तैसे करके सभी से किसी से क्या था, संधि करता है, किसी से मित्रता करता है, किसी को हराता है, सिचुएशन को शांत करके गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो प्रतापी शासक है कृष्णदेवराय। उसके बाद 1513 में उड़ीसा का एक शासक था गजपति, वो बार बार अटैक कर रहा था, उसको हराता है, ये शांत करता, भाई तू बैठ जा, मैं आ चुका हूँ, ज्यादा फड़फड़ा मत, ठीक है। तो ये गजपति को कौन हरा रहा है? कृष्णदेवराय। उसके बाद क्वेश्चन बनता है, हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद 1520 में बीजापुर। अब जो बहमनी साम्राज्य हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, वो बहमनी साम्राज्य पूरा बड़ा वो 5 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, 5 जगह जब हम बहमनी साम्राज्य, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा बहमनी साम्राज्य ही रहेगा, ठीक है। तो वो 5 एरियाज में बढ़ जाता है। अब बारी बारी क्या करते हैं, विजयनगर पर आक्रमण करते हैं। कभी बीजापुर ने कर दिया, कभी अहमदनगर कर रहा है, कभी आपका बीदर कर रहा है, कभी बरार कर रहा है, तो बाकी सारे मिल कभी कोई कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये विजयनगर से काफी चिढ़ थी इनको। ऐसा कहते हैं ना कि जब किसी की शान शौकत, किसी का नाम काफी ऊंचा चल रहा है तो उससे 4 लोग जलते हैं। तो वही साथ विजयनगर का नाम काफी ऊंचा चल रहा था, और ये बहमनी साम्राज्य वाले उससे कहीं ना कहीं जिलस फील कर रहे थे। तो क्या करता है विजयनगर, बीजापुर वाले जब इस पर अटैक करते हैं तो 1520 में जो कृष्णदेवराय है बीजापुर को भी हरा देता है। उसके बाद जो स्मश रायचूर क्षेत्र, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, रायचूर दोआबा क्षेत्र, पूरे के पूरे पर जो सीमा वगैरह थी, जो बाउंड्री उनकी हुई थी, सब कुछ पे इसका अधिकार हो जाता है। किसका? कृष्णदेवराय का। कहोगे तुम्हें बहुत देर हो गई है ऐसे आनाकानी करते, ये पूरा का पूरा एरिया है, और किसी ने भी इधर देखा तो आपको देख लिया जाएगा। उसके बाद पुर्तगालियों से मित्रता। इस वक्त आ चुके हैं पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली आ चुके हैं, तो क्या उससे मित्रता करता है। क्या मित्रता करेगा कि आप ऐसा करो, जो भी घोड़े आएंगे, पुर्तगाली घोड़ों का व्यापार करते थे भारत में, जो भी घोड़े आएंगे आपकी कमिटमेंट होगी कि वो सारे के सारे घोड़े आप विजयनगर साम्राज्य को ही दोगे। उसके बदले में अगर आपको कोई कुछ भी कहेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच संधि होती है, कृष्णदेवराय और किसके बीच? पुर्तगाली के बीच संधि होगी। और संधि में क्या होता है कि जो पुर्तगाली है वो घोड़ों का आयात आपूर्ति या जो इंपोर्ट करेंगे घोड़ों का, वो सिर्फ विजयनगर साम्राज्य को ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क था, कौन था अभी? अल्बुकर्क पुर्तगाली था। अल्बुकर्क वो
कृष्णदेवराय के दरबार में फादर लुई को भेजता है, क्या करने के लिए कि एक तो जमोरिन के खिलाफ हमें हेल्प मिल जाए युद्ध में, और दूसरा भटकल है जो उसमें हमें क्या कर दिया जाए, कारखाना बनाने की अनुमति दे दी जाए। तो ये दोनों की दोनों चीजें कौन, कृष्णदेवराय मान लेता है और इनके बीच मित्रता हो जाती है कि आप यहाँ पे कारखाना बना लीजिए और आपको कोई भी हेल्प होगी युद्ध में वो हम आपकी हेल्प करेंगे, और घोड़े का आयात सिर्फ हमारे साथ ही होगा, आप किसी को नहीं दोगे। क्योंकि पुर्तगालियों की दुश्मनी थी बीजापुर के साथ और कृष्णदेवराय की दुश्मनी थी बीजापुर के साथ। इन दोनों ने उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा कि अगर वो किसी पर भी अटैक करता है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कृष्णदेवराय और पुर्तगालियों के बीच मित्रता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस रूलर, कौन से शासक, विजयनगर शासक ने जो पुर्तगालियों के साथ मित्रता संबंध स्थापित किया, तो वो था आपका कृष्णदेवराय। ठीक है, उसके बाद किसके दरबार में फादर लुई आया, तो कृष्णदेवराय। फादर लुई को किसने भेजा, अल्बुकर्क। फादर लुई कौन सा यात्री था या कौन सा राजदूत था, चीनी था, पुर्तगाली था, इटली था, तो ये कौन था, पुर्तगाली था। बस भटकल में कारखाने स्थापित किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। अनुमति किससे ली, कृष्णदेवराय से ली। उसके बाद ये था एक महान विद्वान भी था। ठीक है, और विद्वानों को संरक्षण भी करता था, विद्या प्रेमी भी था। अब ये तो नहीं है कि कोई एक ही रूलर्स होगा वही विद्या को, सारे के सारे विद्या को फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे विद्वान हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, तभी तो इस पूरे शहर को विद्या केंद्र बोला गया। एक अगर पर्टिकुलरली एक शासक एजुकेशन को मानता या फिर विद्वानों को पैट्रोनाइज करता तो इस पूरे शहर को नहीं बोला जाता, पर्टिकुलरली उस विद्वान को बोला जाता। बट इसमें बारी बारी से जो रूलर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को, लर्निंग को, विद्या को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज्ञान को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इसलिए इस पूरे शहर को विद्या का केंद्र बोला गया। और ऐसे ही कौन था, कृष्णदेवराय, वो भी विद्वानों को संरक्षण देता था और खुद भी विद्या प्रेमी था। ठीक है, और उसने क्या किया, सबसे पहले एक बुक लिखी कृष्णदेवराय। वेरी इंपॉर्टेंट बुक एग्जाम में पूछी जाती है कि अमुक्त माल्याद बुक किससे रिलेटेड है। अमुक्त माल्याद हमने पीछे बुक पढ़ी है, एक तो हमने कौन सी पढ़ी है, मधुरा विजयम पढ़ी है। ठीक है, और हमने दो बुक्स और पढ़ी है देवराय द्वितीय की। अब ये बुक है अमुक्त माल्याद, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपकी कृष्णदेवराय से रिलेटेड। और कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु में। और जो वो दो बुक पढ़ी थी हमने वो संस्कृत में पढ़ी थी, याद रखना, ये भी लैंग्वेज याद रखना, तेलुगु ग्रंथ। उसके बाद इसको अभिनव भोज और आंध्र भोज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि परमार शासक था भोज। जब साउथ हिस्ट्री पढ़ते हैं हम परमार डायनेस्टी भी पढ़ते हैं और उसमें एक राजा भी पढ़ते हैं, वो था भोज। वो बहुत ज्यादा विद्या का प्रेमी था। ठीक है, और उसी के नाम पर इसने उपाधि क्या ले रखी है कृष्णदेवराय ने, आंध्र भोज या अभिनव भोज। ठीक है, तो किसके नाम पे थी, परमार शासक के नाम पर। ये चीजें दोबारा देखना। कृष्णदेवराय एक प्रतापी शासक था। 1513 में क्या करता है, गजपति को हराता है और 1520 में वो किसको, बीजापुर को हराएगा। उसके बाद समस्त रायचूर क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा और नेक्स्ट है पुर्तगालियों से मित्रता कर लेता है। दोनों के बीच संधि होती है। संधि में क्या कहता है कि घोड़े सिर्फ और सिर्फ हम विजयनगर को देंगे, मतलब कृष्णदेवराय को ही देंगे। उसके बाद सेकंड क्या था कि जो ये भटकल है, एक एरिया भटकल जगह थी वहां पे साउथ में, विजयनगर की एक जगह है, वहां पे क्या अनुमति मिल जाती है कि हाँ आप अपना कारखाना स्थापित कर लीजिए। और दूसरा फादर लुई को राजदूत बनाकर भेजता है किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में। ये दोनों के बीच संधि हो जाती है। उसके बाद ये खुद एक महान विद्वान भी था, विद्वानों को संरक्षण देता था। ठीक है, विद्वान होगा तो ऑब्वियसली क्या लिखेगा, बुक लिखेगा। और बुक का नाम है क्या, इसकी अमुक्त माल्याद बुक का नाम है। और ये जो बुक है ये किससे रिलेटेड है, आप याद रखना, ये कोई प्रेम कहानी नहीं है या किसी की ऐसी कहानी नहीं है, ये अपने प्रशासन से रिगार्डिंग बुक्स है। ठीक है, जिसमें आपकी राजनीतिक है, राजस्व, टैक्स रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें इसमें लिखी गई है, मतलब अपने प्रशासन से रिलेटेड बातें इसमें लिखी गई है। और इसको अभिनव भोज या आंध्र भोज किसको कहा गया, कृष्णदेवराय को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग, मतलब इसके काल में जो तेलुगु साहित्य विद्वान होते थे, यहाँ जो विद्वान होते थे, जैसे हमारे उत्तर में हम संस्कृत पढ़ते हैं, इसमें जो साउथ में हम तेलुगु पढ़ते हैं, तो तेलुगु के क्लासिकल युग बोला जाता है। मतलब जैसे हमने पढ़ा है नवरत्न, आपने नवरत्न पढ़े हैं, एंशियंट में हम चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न थे या अकबर के काल में नवरत्न थे, ऐसे ही कृष्णदेवराय के काल में अष्ट दिग्गज थे, मतलब स्टोनर, 8 स्टोन जिनको बोलते हैं वो नवरत्न, ये मतलब 8 स्टोन
स्टोन जिनको बोलते हैं अष्ट दिग्गज, तो किसके दरबार में थे? 8 दिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, अष्ट दिग्गज का मतलब क्या होता है? 8 मंत्री, 8 विद्वान, 8 बच्चे, ऐसे पूछा जाएगा। तो 8 जो विद्वान, प्रमुख विद्वान, 8 विद्वान इसका मतलब होता है। इनमें जो प्रमुख विद्वान होता है उसका नाम था पेड्डाना, और जो संस्कृत प्लस तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता था। ठीक है, दोबारा देखिए, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसके काल को बोला गया है? कृष्ण देव राय के काल को। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? 8 तेलुगु विद्वान। ठीक है, इनको बोला गया अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज प्रमुख विद्वान कौन था इन 8 में? एक प्रमुख था पेड्डाना, जिसको संस्कृत और तेलुगु दोनों लैंग्वेज का ज्ञान था। ठीक है, ये क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट कृष्ण देव राय से रिलेटेड। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं आगे, कुछ और रिगार्डिंग बातें हैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है कृष्ण देव राय से रिलेटेड कि इसके काल में भी अब बार बार आपको दिक्कत होती है, रफ करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं रफ कर देती हूँ पॉज करके। ठीक है, सबसे पहले कृष्ण देव राय के काल में भी अब इसकी मित्रता किससे हो रही है? पुर्तगाली यात्रियों से। तो इसके काल में 2 पुर्तगाली यात्री आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली, तो कौन रहेगा? पहला डोमिगो पायस, यही कंफ्यूज स्टार्ट होता है, डोमिगो पायस। और उसके बाद जो दूसरा है वो है डुआर्ट बारबोसा। डुआर्ट बारबोसा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है सबसे पहले कि कृष्ण देव राय, अब हमने पढ़ लिया चीनी यात्री किसके काल में आ रहा है, इटली यात्री किसके काल में आ रहा है, फारसी यात्री किसके काल में आ रहा है। अब इसके काल में कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली इसके काल में आ चुके हैं, पुर्तगालियों से इसकी मित्रता हो चुकी है। ये दोनों ही इसके दरबार में रहेंगे और इसके दरबार का, इसके विजयनगर साम्राज्य का ब्यौरा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछे ले लेंगे कि डोमिगो पायस किसके दरबार में आता है? तो कृष्ण देव राय। बारबोसा किसके काल में आता है? देव राय। अब कैसे याद करेंगे कि प्यास लगती है डोमिगो को, बार बार प्यास लगने लगती है, इसलिए फिर वो बार बार आता है, या फिर बार बार प्यास लगती है, कैसे मर्जी याद कर लो। पायस और बारबोसा ये दोनों के दोनों किसके दरबार में आते हैं? ये आते हैं कृष्ण देव राय के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीजें क्या याद रखनी है कि ये दोनों इसकी जो भव्यता का काफी ज्यादा क्या बखान करते हैं। ये कहता है पायस, जब एग्जाम डीप डाले तो स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो पायस है वो कहता है कि विजयनगर साम्राज्य जैसा शानदार नगर विश्व में कहीं नहीं है। ठीक है, ये जो इसकी लंबाई है रोम की तरह है, और इसकी जो जनता है उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति अलंकार यूज कर रहा हूं। ठीक है, जो इसकी भव्यता विजयनगर की जो तारीफ करता है वो पायस करता है और कहता है कि ये रोम के जैसा है, और यहाँ पर इसके बाजार में पूरी दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इसके बाजार में नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किसने कहा कि विजयनगर की भव्यता रोम के बराबर है। ठीक है, या ये किसने कहा कि इसके बाजार में जो वस्तुएं मिलती हैं वो सारी वस्तुएं हैं जो पूरे संसार में मिलती हैं। तो ये किसने कहा? डोमिगो पायस ने। उसके बाद सामाजिक सिचुएशन और आर्थिकता के बारे में जिक्र किसने किया? तो वो किया बारबोसा ने। सामाजिक परिस्थितियों को बताया वो बारबोसा बताता है। ठीक है, और उसके बाद जो डोमिगो पायस है वो उसकी भव्यता के बारे में बताता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, नागलपुर नगर की स्थापना कौन करेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये स्थापना करता है कृष्ण देव राय। किसके नाम पर? अपनी माता के नाम पर ये नगर बसाया। ठीक है, अपनी माता के नाम पर नगर बसाया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने तालाबों का, मंदिरों का, धर्मशालाओं, इन चीजों का बहुत ज्यादा विस्तार कराया। बहुत सारे तालाब बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए, सराय बनवाई। तो कौन बनवाते? ये सारे अच्छे काम जन कल्याणकारी किसने करवाए? कृष्ण देव राय ने। तो इसलिए इतना प्रतापी रूलर्स माना जाता है कृष्ण देव राय को। ठीक है, अब ये मंदिर की स्थापना कर रहा है, और 2 मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। एक तो आपका है हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, इसको हजारा राम मंदिर भी बोलते हैं, और एक आपका विट्ठल मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, विट्ठल स्वामी का मंदिर या विट्ठल मंदिर, ये दोनों मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा बनवाए गए?
कृष्ण देव राय हजारा मंदिर और विठल मंदिर किसके द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा। कहाँ पे है वर्तमान में, हम्पी में, ठीक है, वर्तमान में हम्पी में, और पहले कहाँ थे, विजयनगर में। तो ये दोनों मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, कृष्ण देव राय। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टैक्स समाप्त करेगा, एक तो विवाहकर, विवाहकर को समाप्त कर देता है। तो पूछ लेंगे विवाहकर को समाप्त किसने किया, कृष्ण देव राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आप कैसे याद करोगे, जो इसका विवाह नहीं होता, कृष्ण था देवराय, कृष्ण देवराय, कृष्ण का विवाह नहीं होता, किससे, राधा से नहीं होगा, तो क्या करता है, इस दुख में टैक्स को ही समाप्त कर देता। तो विवाहकर को किसने समाप्त किया, कृष्ण देवराय ने। और ये जो बेरन भूमि मतलब बंजर भूमि होती है और जंगली भूमि है उसको उपजाऊ बनाएगा और काफी अच्छे कार्य करता है ये कृष्ण देवराय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहेगा विजयनगर साम्राज्य का, जिससे क्वेश्चन आने के मोस्टली चांस होते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से, उसके बारे में फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कृष्ण देव राय, अगर धर्म पूछा जाए कौन से धर्म से था, वैष्णव धर्म से, ठीक है, वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड था, इसलिए उसी में हजारा मंदिर और विठल मंदिर बनवाता है। तो याद रखना, दो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा विवाहकर को समाप्त कर देता है। नागलपुर नगर एग्जाम में आया हुआ था, नागलपुर नगर की स्थापना किसने की, कृष्ण देव राय ने। किसके नाम पर, अपनी माता के नाम पर, वैष्णव धर्म से रिलेटेड था। हजारा मंदिर और विठल मंदिर की स्थापना करवाता है हम्पी में, ठीक है, फटाफट से कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अच्युत देव राय। उससे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अच्युत देव राय, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो अच्युत देव राय है ये किसके बाद गद्दी पर बैठता है, कृष्ण देव राय के बाद, ठीक है, कृष्ण देव राय के बाद गद्दी पर बैठेगा। पर ये जो है अच्युत देव राय को जो गद्दी पर बैठाता है वो कौन बैठाता है, वो कृष्ण देव राय अपने जीते ही उसका सिंहासन रूढ़ कर देता है। मतलब जब मैं जी रहा हूं तभी बोल देता है कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर अच्युत देव राय बैठेगा, ठीक है। तो वह कौन सा शासक था जिसको अपने जीते जी ही सिंहासन रूढ़ कर दिया गया था, वो कौन था, तो वो था अच्युत देव राय। उसके बाद नेक्स्ट है, ये अकेला शासन नहीं करता, ये किसके साथ मिलकर शासन करेगा, राम राय। राम राय कौन था, कृष्ण देव राय का जमाई था, कृष्ण देव राय का जमाई था राम राय, और उसके साथ मिलकर शासन कर रहा कौन, अच्युत देव राय। तो पूछा जाएगा कौन सा शासक ज्वाइंट गवर्नमेंट संयुक्त शासन कर रहा था विजयनगर का, तो वो कौन था, अच्युत देव राय, एक क्वेश्चन। उसके बाद अच्युत देव राय के साथ कौन शासन कर रहा था, राम राय। राम राय कौन था, कृष्ण देव राय का जमाई, ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त शासन किया। उसके बाद अराविडू वंश का मंत्री था कौन, राम राय। मतलब ये जो वंश होते हैं ना अलग अलग, तो जो राम राय था वो इनके जो तुलु वंश का नहीं था, वो कौन से वंश का था, वो अराविडू वंश का एक मंत्री पद पर था, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है महामंडलेश्वर की उपाधि, जो महामंडलेश्वर की जो नियुक्ति है, एक अधिकारी होता है, एक अधिकारी होता है कौन, तो वो अधिकारी का नाम था महामंडलेश्वर, ठीक है। तो वो जो पूरे प्रशासन को एक संभालना सिस्टमैटिक तरीके से चलाता है, उस पद को नियुक्त किया, वो किसने किया, अच्युत देव राय ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये महामंडलेश्वर पद को किसने नियुक्त किया, अच्युत देव राय ने। या फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमें, महाराज धीराज तो हरिहर द्वितीय की बात है। उसके बाद पुर्तगाली क्या थे, अब तक क्या मित्रता चल रही थी, बट इसके काल में पुर्तगालियों ने क्या किया, इनके एरियो पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तूतीकोरम एक जगह थी तमिलनाडु में, जो मोतिया क्षेत्रों के लिए काफी फेमस मानी जाती थी, ठीक है। उस पर क्या करते हैं पुर्तगाली, अधिकार कर लेते किसकी, अच्युत देव राय के काल में, पर मित्रता किसके साथ है, कृष्ण देव राय के साथ। उसके बाद सदाशिव आता है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट शासक आएगा सदाशिव। सदाशिव नाम मात्र का था, ठीक है, बट फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि राजा था, बेशक नाम मात्र का था। वास्तविक जो शक्ति इसमें किसके हाथों में आ गई थी, राम राय की। राम राय ने सल्तनत के झगड़ों में हस्तक्षेप करता था। जो बहमनी शासक थे उनको सुल्तान बोले जाते थे, जैसे क्योंकि वो मुसलमान थे सुल्तान बोले जाते थे, पर आपस में 5 भागों में डिवाइड हो चुके थे वो, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। जब उनकी आपस में लड़ाई होती थी तो ये एंट्री करता था, हमेशा मजे लेता था बीच में, ठीक है। तो क्या किया, ये उसने बड़ी मात्रा में मुसलमानों की भी भर्ती की अपनी सेना में। तो क्या किया, अब ये पांचों के पांचों बहमनी शासक, पांचों में से 4 एक महासंघ मिलाते हैं कि हम चारों इकट्ठे हो जाते, कोई आपस में लड़ाई तो देखी जाएगी बाद की बात है,
चारों इकट्ठे होते हैं, हम क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, किस पर, विजयनगर साम्राज्य पर। उस वक्त शासन किसका चल रहा था, सदाशिव का। ठीक है, तो पूछ लेंगे कि जब राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ, बनीहट्टी का युद्ध हुआ, उस वक्त विजयनगर का शासक कौन था, सदाशिव था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 23 जनवरी 1665 को एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध। ये युद्धों के ही नाम है क्योंकि ये जंग है थी वहां पे राक्षसी तंगड़ी, उसी के नाम पे इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोला गया, तालीकोटा का युद्ध बोला गया, बनीहट्टी का, अलग अलग नाम से। ठीक है, इन तीनों क्या करते हैं, एक तीनों जो चारों ये संघ बनाते हैं, कौन कौन, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये चारों एक महासंघ बनाते हैं। बहमनी जो सुल्तान थे एक महासंघ बनाते हैं और चारों के चारों अटैक कर देते, किस पर, विजयनगर पर। उस वक्त कौन था यहाँ, सदाशिव था। और लड़ कौन रहा था उसके साथ, राम राय, ये 70 वर्ष का था। ये बड़ी वीरता पूर्वक से लड़ा, पर इन चारों ने इसको बड़ी क्रूरता से मार डाला, चारों ने मिलकर बड़ी क्रूरता से इसको मार डाला, घेर दिया इसको और इसको मार दिया। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध को प्रत्यक्ष डायरेक्ट डिबेट जो देख रहा था वो कौन था, वो सेवेल था। सेवेल पूछ लेते कौन सा इतिहासकार या कौन प्रत्यक्षदर्शी या कौन इस युद्ध को लाइव देख रहा था, तो वो सेवेल था। और इस युद्ध में कौन शामिल नहीं था, बरार नहीं था। ये 5 लोग थे ना, 5 संघ था ना, तो बरार का कुछ इश्यू हो रहा था, वो इनके साथ नहीं मिला, ये चारों थे। ठीक है, उसके बाद पूरे के पूरे विजयनगर का तहस नहस कर दिया जाता है और क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि इसको पूरी तरह से लूटा जाता है। लूट कर क्या करेंगे कि लूटने के बाद वो क्या करते हैं, उसको तो उसका तहस नहस हो जाता है, उसको बुरी तरह से लूटा जाता है और ये वंश कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वंश आएगा अराविडो वंश, उसमें कुछ भी खास नहीं है। अराविडो वंश का एक संस्थापक है तिरुमल, जैसे तैसे करके शासन करेगा और कुछ दिन तक शासन करेगा, पर कंप्लीटली विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो आज की जो हमने वीडियो में पढ़ा है वो विजयनगर साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, आपका पीजीटी है या नेट है, कोई भी एग्जाम है, क्योंकि हमने इस टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, इजीली टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी पीजीटी के बच्चे हैं उन सबको शेयर करना। ये बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, एग्जाम में काम आएगी। ओके, बाय।